अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटेशनल फिजिक्स, जिसमें हम C++ लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी फॉलो कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आउटपुट इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, कैसे हम आउटपुट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं ऑन द स्क्रीन वाइल यूजिंग C++ एडिटर मोड। तो आज हम देखेंगे कि हम C++ में अगर कोई इनपुट हम देना चाहते हैं, कोई वैल्यूज़ असाइन करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के साथ बाय यूजिंग C++ लैंग्वेज, तो इनपुट के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स या कौन से वर्ड्स या कोई ख़ास सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज के साथ मिलकर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम इसकी इनपुट इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करेंगे या इनपुट स्ट्रीम को देखेंगे। आप यहाँ देखें, मेरे पास आज सी इन ऑब्जेक्ट है। सी इन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये ऐसी स्टेटमेंट है कंसोल आउट। पहले तो ये कि सी इन स्टैंड किसके लिए है। सी इन स्टैंड्स फॉर सी इन, मतलब कि सी इन, व्हाट डू यू मीन बाय सी इन, के कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो आपने कीबोर्ड के थ्रू एंटर करनी है, इट इज़ एन इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम में शामिल होंगी, और इनपुट के लिए जब भी आपने कोई इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है, उसमें जो ऑब्जेक्ट या कोई नेम यूज़ करेंगे, कोई वर्ड यूज़ करेंगे, वो सी इन की स्टेटमेंट या ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। और इसका जो सिंटैक्स है वो यहाँ इस लाइन में आपको दिखाया गया है। सी इन के साथ आपने स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कहलाते हैं C++ की लैंग्वेज में। और अगर हम इसको देखें तो ये ग्रेटर के सिंबल्स हैं, दो आप इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ आप लिखेंगे वेरिएबल नेम्स अपने, अगर आपके पास एक है, इफ़ यू हैव मोर देन वन देन यू will have to use the another extract operator। जैसे आपके पास, आपको याद होगा कि जब हमने आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ी थी तो आपके पास उसमें पुट टू ऑपरेटर था। यहाँ पे आपके पास है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑपरेटर। तो ये जो डबल साइन, आपको डबल ग्रेटर साइन नज़र आ रहा है, ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या गेट फ्रॉम ऑपरेटर ही कहलाता है। इस पूरे सिंटैक्स को अगर मैं डिफाइन करूँ आपके सामने, तो इसमें सी इन रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट नेम यूज्ड एज इनपुट स्ट्रीम। दिस स्ट्रीम रिप्रेजेंट्स डाटा कमिंग फ्रॉम इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन, वैल्यूज़, डाटा को जो वैल्यूज़ असाइन करनी है, वेरिएबल्स को वैल्यूज़ देनी है, वो किसके थ्रू देंगे। लाजमी बात है कि वो हम किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू ही देंगे, जो कि हमारे पास कीबोर्ड की शक्ल में अवेलेबल होगी। तो कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास आप देखेंगे, आप अल्फ़ाबेटिक्स इस्तेमाल करते हुए कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। न्यूमेरिक पैड इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को। इंटीजर्स, फ्लोटिंग, हर तरह के वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स भी सारे यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी हम कीबोर्ड के थ्रू यूज़ करेंगे अपनी इनपुट स्टेटमेंट में या इनपुट स्ट्रीम में, और अपना डाटा कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू हम ट्रांसफ़र करेंगे या इनपुट करेंगे इन द कंप्यूटर। तो इसमें अब हमारे पास सी इन हो गया। उसके बाद ग्रेटर का साइन मैंने आपको भी बताया कि ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है और गेट फ्रॉम ऑपरेटर है। और उसके बाद है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। ये एज पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये वो वेरिएबल्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं। इनके मुख्तलिफ नाम होंगे, जो भी आपके प्रोग्राम की मुनासबत से जो भी आप इनको नाम देना चाहें। और अगर ये मोर देन वन है तो दूसरा भी होगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 व्हाटएवर, जितने भी आपके पास, जितने भी आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, हम उतने इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने ख्याल कर रखना है कि हर वेरिएबल नेम के साथ आपने एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर्स का इजाफा करते जाना है, और एक लिस्ट इस तरह से बनती जाएगी। तो इसी तरह से आपने, ये आपकी इनपुट स्टेटमेंट थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने इनपुट स्टेटमेंट आपको नेक्स्ट पेज पे एक बना के दी भी हुई है। ये हमारे पास आ जाएगी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। इनपुट स्टेटमेंट को आपने कैसे लिखना है, सी इन, फिर एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर, फिर ए बी, फिर एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर, फिर बी, फिर एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर एंड देन सी। इसका मतलब है कि आपके पास 3 यहाँ पे आपके पास
वेरिएबल्स हैं और इनका डाटा आपने कैसे पुट करना है, इनका डाटा आपने कीबोर्ड के थ्रू पुट करना है, इन वेरिएबल्स को देना है या असाइन करना है, किसके ज़रिए, सी इन स्ट्रीम के ज़रिए। तो जब ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट करेगी, आप ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि अब योर सॉफ्टवेयर इज़ रेडी टू टेक द इनपुट डाटा फ्रॉम कीबोर्ड और एनी अदर इनपुट डिवाइस। तो इसके बाद एक एग्जांपल इसने दी हुई है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू गेट 2 नंबर्स फ्रॉम कीबोर्ड। 2 नंबर आपने लिखने हैं अपने कीबोर्ड से ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कैलकुलेट दी सम, उनका आपने सम लेना है, गौर से सुन लें, उनका आपने सम लेना, पहले 2 नंबर एंटर करने, फिर उनका आपने सम लेना है, एंड प्रोडक्ट, फिर आपने उन्हीं का प्रोडक्ट लेना है ऑफ द नंबर्स, एंड देन प्रिंट द रिजल्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद आपने उस रिजल्ट को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, ये आपको ऊपर वाले 2 इंस्ट्रक्शंस आपकी स्टैंडर्ड हैं जो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपने देखा है कि हम तकरीबन हर प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम इसके बगैर एग्जीक्यूट नहीं होता, ये इस्तेमाल करनी होती है, इनको इंक्लूड किया। उसके बाद मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, मेन के बाद खाली ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। इसमें अब हमारे पास आप देख लें, हमें चाहिए थे 2 नंबर, हमने उसका नाम रखा है n1 n2 और इसको डिफाइन किया कि इंटीजर्स हैं और रियल पॉइंट्स या फ्लोटिंग नहीं होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। दोनों का सम भी हमें पता है क्योंकि इंटीजर ही होगा, तो इसलिए सम वाले वेरिएबल को भी इंट ही डिफाइन किया और दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा तो उसको भी हमने इंटीजर ही डिफाइन किया। तो ये 4 वेरिएबल्स आपके पास इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगे। उसके बाद क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट है कि अगर कोई पहले का डाटा आपके पास पड़ा है वो सारा क्लियर हो जाए, पिछले प्रोग्राम का कोई बचा हुआ डाटा आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट ना हो सके, इसलिए सी आउट स्टेटमेंट से पहले हम क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट टाइम अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने डाटा लेना है, एंटर फर्स्ट नंबर। सी आउट स्टेटमेंट के साथ आप लिखेंगे, सी आउट स्टेटमेंट की सिंटैक्स फॉर्म में आपने जनरल फॉर्म जो इसकी है उसके साथ आपने लिखना है एंटर फर्स्ट नंबर। जब ये प्रोग्राम रन आउट होगा तो इस ऊपर वाली सारी इंस्ट्रक्शंस आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। अब आप जौन सा फॉर एग्जांपल 5 एंटर करना चाहते हैं, 6 एंटर करें, वट एवर यू वांट, जो भी आप एंटर करेंगे वो इसको जाके n1 को जाके असाइन हो जाएगा क्योंकि पहला नंबर हमारा n1 है। यहाँ पे आप ये आपको स्टेटमेंट अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आएगी कि एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल आपने 5 एंटर कर दिया, वो 5 कहाँ जाएगा, क्योंकि इनपुट पे हम दे रहे हैं पहला डिजिट n1, वो 5 जाके n1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर दूसरी प्रिंट आउट की स्टेटमेंट है, इसमें आपके पास क्या आएगा, एंटर सेकंड नंबर। इसका ये मतलब है कि अब आपने कोई भी सेकंड नंबर 7, 10 जितना भी बड़ा है जो भी आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। जब ये स्टेटमेंट रन आउट होगी तो आपको सेकंड नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, वो जाके कहाँ पे सेव हो जाएगा, n2 में। cn जो है cn में जाके n2 में सेव हो जाएगा। ये 2 नंबर्स आपके पास आ गए इनपुट के थ्रू। आपने देखा कि कीबोर्ड से आपने दोनों नंबर एंटर किए, वो जाके कहाँ स्टोर हुए हैं, n1 और n2 में, जो आपने इनपुट के साथ लिखे हुए थे। उसके बाद अब आपने इन दोनों नंबर का क्योंकि सम लेना है, अब बाकी आप मैथमेटिकल स्टेप्स लिखेंगे। सम क्या होता है, n1 प्लस n2। फिर अगली इंस्ट्रक्शन में प्रोडक्ट क्या होता है, n1 n2। यहाँ तक आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। नाउ योर टाइम टू प्रिंट आउट दीज रिजल्ट। अब आपने इन दोनों रिजल्ट को प्रिंट आउट करना है। इसका मतलब है हमें 2 आउटपुट स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जिसमें पहली आउटपुट स्टेटमेंट होगी सी आउट या प्रिंट आउट। ये आपका करेगा सम ऑफ नंबर्स, ये मतलब सम ऑफ नंबर लिखा हुआ आएगा स्क्रीन के ऊपर, और अब सम ऑफ नंबर आपने कहाँ से लेकर उठाकर प्रिंट आउट करना है, ऐसे करना है। तो आपके पास पुट टू ऑपरेटर्स के अंदर ऐसा आ जाएगा और उसके बाद एंड ऑफ लाइन के यहाँ पे एक लाइन आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी सी आउट की, उसमें हमें दोनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए। स्क्रीन के ऊपर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, और यहाँ कहाँ से आएगा, ये इस पी में स्टोर हुआ है प्रोडक्ट। ये पी उठा के आप यहाँ लिख देंगे तो जो वैल्यूज़ पी के अंदर होगी वो यहाँ पे प्रिंट आउट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, और इसके बाद एंड एल के इसके बाद कोई लाइन नहीं होगी और आपका प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल थी कि कैसे आपने इनपुट इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करना है सिंटैक्स के साथ। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम टू गेट नेम एंड एज इन ईयर्स। अगर आप इसका अगर मैं देखूं तो एक प्रोग्राम उसने कहा है कि लिखें, जिसमें आपने एक प्रोग्राम लिखें
कि जिसमें आप ने किसी की एज लिखनी है, एज रिसीव करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लें कि एज है किसी की 15 साल, आपने उस एज को कन्वर्ट करना है मंथ्स में। 15 साल में कितने महीने होते हैं ये आपने कन्वर्ट करने हैं, उतने मंथ्स में कन्वर्ट करके रिज़ल्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। अच्छा, इसको भी मैं जल्दी आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ कि आपने कैसे अपने डाटा को डिफ़ाइन करना है। शुरू वाली फ़ाइल तो इंक्लूड जो किया वो आपने हेडर फाइल है, वो हर प्रोग्राम में इंक्लूड होंगी, मैं बार बार उसको नहीं बताती। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब आपको जो जितने इंटीजर्स कॉन्स्टेंट्स चाहिए इसमें कितने, एक तो एज का चाहिए, ये पहली लाइन में इंटीजर एज डिफ़ाइन किया हुआ है। अच्छा, अब दूसरा लॉन्ग इंटीजर में क्योंकि ज़्यादा डाटा वैल्यू स्टोर होता है, तो जो नेक्स्ट ये वेरिएबल है एज अंडरस्कोर मंथ, ये वो वाला एज होगी जो मंथ्स में आएगी, और ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर हो सकता है, इसलिए हम इंटीजर की बजाय उसको लॉन्ग इंटीजर डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाटा है कैरेक्टर नेम। कैरेक्टर मतलब ये कैरेक्टर डिफ़ाइन किया है, वेरिएबल है हमारे पास नेम। इसमें हम जिस किसी की भी आपने एज प्रिंट करवानी है उसका नाम, हम नेम मतलब क्या होगा, वो जो भी नाम होगा वो करेक्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। और ये 50 आपको पता है कि ये स्ट्रिंग लेंथ, आपकी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जो है वो मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। 50 आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी है करेक्टर नेम के साथ। उसके बाद क्लियर स्क्रीन है कि पुराना कोई डाटा ना हो, क्योंकि अब आपकी आउटपुट स्टेटमेंट आने वाली है सी आउट क्या होगी, आपने वही सी आउट और पुट टू ऑपरेटर फॉर्म में लिखा एंटर नेम ऑफ द पर्सन। जिस पर्सन का भी आप चाहते हैं कि आपको एज ईयर्स में मालूम है, आप चाहते हैं कि मंथ्स में कन्वर्ट हो, उस पर्सन का नाम आपने लिखना है। पहले प्रिंट आउट स्टेटमेंट ये लिख दी कि एंटर द पर्सन नेम। देन अब आप क्या करेंगे, अब जब एंटर प्रेस करेंगे तो एक खाली स्क्रीन आ जाएगी, आपने कीबोर्ड से फिर पर्सन का नेम एंटर करना है। वो नेम नेक्स्ट स्टेटमेंट सी इनपुट की लिखी हुई होगी, तो इसका मतलब होगा जो भी नेम आप एंटर करेंगे वो जाके स्टोर हो जाएगा नेम में। ये ऊपर जो आपने नेम को डिफाइन किया हुआ है नेम में जाके स्टोर हो जाएगा, ये सी इनपुट स्टेटमेंट बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी सी आउट एंटर एज ऑफ द पर्सन इन द ईयर्स। पहले पर्सन का नेम आपने एंटर किया, अब आपने उसकी एज एंटर करनी है ईयर्स में, और वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू वेरिएबल एज में। अब आता है आपकी असल कैलकुलेशन या फार्मूला जो कि आपने इस्तेमाल करना है। फार्मूला है आपका एज जितनी भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो वो मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये रिजल्ट इसका कहाँ जाके स्टोर होगा, एज अंडरस्कोर मंथ, ये तीसरा वेरिएबल है जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था। अब यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती हैं। अब क्या, अब आता है कि आपने अपनी कैलकुलेशन को प्रिंट आउट करवाना है, तो आप सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका सिंटैक्स लिखेंगे सारा, जो भी कैरेक्टर्स वगैरह जो स्पेशल सिंबल यूज़ हुए हैं, और उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ द पर्सन। अब उसी नेम जिसकी आपने कन्वर्ट किया पहले उसी की जानी चाहिए ना, तो नेम ऑफ द पर्सन आप दोबारा लिखेंगे, नेम एंड एल, यहाँ पे एंड एल। अब उसकी एज कितनी होगी, एज इन मंथ्स। अब जो मंथ में एज होगी वो कहाँ पे जाके स्टोर हुई होगी, एज अंडरस्कोर मंथ में, तो वो एज अंडरस्कोर मंथ वाला आप यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे, और एंड एल यहाँ पे आपकी लाइन खत्म हो जाएगी, एंड दैट विल बी एंड ऑफ द यूर प्रोग्राम। मैं बहुत जल्दी करा रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और चीज़ें रह जाती हैं। सॉरी, मैं इतना लंबी तेज़ बोलना पड़ रहा है मुझे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू रीड द नेम ऑफ द स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट का नेम आपने लिखना है, उसके मार्क्स लिखने हैं, मीन्स कामों में वैसे भी आप लोग एक्सपर्ट हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल C++, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड EDP, कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज। जब 3 सब्जेक्ट के नंबर आपके पास आ जाएंगे, आप उनका टोटल कैसे लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, फिर उसका एवरेज कैसे लेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। इनपुट द डाटा यूजिंग CN ऑब्जेक्ट, इनपुट कैसे लेना है अब आपको समझ आ गई होगी कि जब भी इनपुट लेना होगा कीवर्ड को थ्रू, आपको जो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी वो CIN होगी। ई सब्जेक्ट है तो मैक्सिमम वो 100 मार्क्स मैक्सिमम हमें पता होते हैं, मोस्टली होते हैं। ये प्रोग्राम ट्राई टू डू इट बाय योर ऑन सेल्फ। और उसके बाद एक और प्रोग्राम है यहाँ पर जो मैं आपको ये भी खुद से देना चाह रही हूँ, इम्पॉर्टेंट तो है ही है लेकिन ये आसान भी बहुत है। पहले हमने मुश्किल वाले कर लिए हैं, ये आसान है, इसको खुद से करें। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को तो फार्मूला कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया हो तो हाउ टू कैलकुलेट गिवन टेम्परेचर इन द सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में आपको दिया गया है उसका फार्मूला आपको नहीं पता, तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी भी हुई है कि आपको
टेम्परेचर आपका कोई भी रूम टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट की फॉर्म में दिया गया हो, वो आपने एफ़ की जगह पे लिखना है, ये वाला एफ़, और बाकी सारा फार्मूला एज़ इट इज़ ही रहेगा। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो आपके पास टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड होगा। वैसे भी आई थिंक 9th की फिज़िक्स में भी ये सवाल है, फार्मूला भी है, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इस प्रोग्राम को ट्राई करें और इसको आप इनपुट लें, फार्मूला लगाएं और आउटपुट प्रिंट करवाएं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है रेडियस। हाँ जी, ये मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम एंड पे यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है डियर क्लास, ये आपको पता है कि मेरे बोर्ड के ऊपर मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम बुक में भी एज इट इज़ लिखा हुआ है तो आपको समझने में आसानी होगी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको रेडियस हाइट चाहिए, रेडियस और हाइट अगर दे दी जाए तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ये प्रोग्राम आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे उसको हैंड राइटिंग में भी लिखा है कि आप इसको हैंड राइटिंग में कैसे लिख सकते हैं। फार्मूला आप रेडियस का कैसे 3.14 पाई स्क्वायर आर वाला फार्मूला आपको याद होगा। यहाँ पे आर स्क्वायर एच वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब दूसरा आपकी आप रेडियस ले किस ऑब्जेक्ट का रहे हैं, फिर उसके मुताबिक आप कैलकुलेट करेंगे आया ये एक स्फीयर का रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है, तो फार्मूला आपने उसके मुताबिक यूज़ करना है। मुझे इस वक्त मिल नहीं रहा कि ये प्रोग्राम काफ़ी आगे है, मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें स्फीयर यूज़ किया है या कोई सिलेंडर। देखने में तो ये सिलेंडर नज़र आ रहा है जिसका आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है फार्मूले के मुताबिक। मतलब ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये फार्मूला किसी सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब ये फार्मूला लगाएंगे इसमें आप रेडियस और हाइट कहाँ से लेंगे, इनपुट कीबोर्ड से लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और इसको प्रिंट आउट करवा लेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये हमारा यहाँ पर सीन ऑब्जेक्ट की तो इंस्ट्रक्शंस ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा एक स्टेटमेंट मैं आपको करवाना चाह रही थी, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। मेरा ख्याल है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था कि हम असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। सिंपल बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर वी कैन राइट असाइनमेंट स्टेटमेंट। जब भी हमने अपने वेरिएबल्स को जब भी वेरिएबल्स को हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ देनी होती हैं, कैरेक्टर वैल्यूज़ देनी होती है, जब भी कोई वैल्यूज़ असाइन करनी होती है तो हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। आज हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा इम्प्रूव फॉर्म में, मॉडिफाई फॉर्म में, कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, कि जहाँ पे आप एक ही वैल्यू यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल 16 आपने मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन की हुई है, मतलब x की वैल्यू भी 16 है, y की भी 16 है, यू डोंट नीड टू राइट इट सेपरेटली। सेपरेट नहीं लिखना, आप x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 16 ही करेंगे तो आप इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। सिंपल हो गया। अच्छा, अब मतलब एक ही जैसे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू जब आपने मुख्तलिफ वेरिएबल्स को असाइन करनी है तो इसको आप कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू यूज़ करेंगे। इसमें होगा क्या, इसमें सिर्फ इसके सिंटैक्स में आप देख लें कि 2 बार इक्वल साइन यूज़ हुआ है, मैनी टाइम्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 2 ही बार हो। कोई और वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी 16 है, वो भी आप इसके साथ पुट कर सकते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल उसने दिया प्रोग्राम 1.16 राइट ए प्रोग्राम टू असाइन ए वैल्यू 515 टू इंटीजर टाइप वेरिएबल x y a b एंड c। उसने 5 वेरिएबल्स दिए हैं x y a b c, इन सब को आपने वैल्यू कौन सी असाइन करनी है 515। तो ये देख लें उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 515। 5 वेरिएबल्स को आपने एक ही वैल्यू असाइन की है। और करना क्या है, आल्सो कैलकुलेट द सम ऑफ वेरिएबल्स, इन सब वेरिएबल्स का सम कैलकुलेट करना है। अब 5 हैं, उनकी एक ही वैल्यू है, तो आप इसको 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे, या तो आप इन सब को ऐसे ये जैसे सम में है x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी कर दें, या आप सिंपली 515 को 5 से मल्टीप्लाई करके भी आप ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ उसने सम मांगा हुआ है तो आप इसको सम की फॉर्म में ही करें। वैसे भी आप लोग माशाल्लाह से मैथमेटिक्स किया, आप लोगों का मैथ मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा, एंड आप इसको जिस तरह से भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था। एंड प्रिंट दी रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, आपने इसको कैसे रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। देन जब सम के अंदर सम मतलब एस वाले वेरिएबल, यहाँ पे जो ये एस वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, जब इस एस वेरिएबल के अंदर आपके पास सम कैलकुलेट होकर आ जाएगा तो योर नेक्स्ट टास्क इज़ टू प्रिंट दिस वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आप इसको कैसे प्रिंट करवाएंगे, सिंपली बाय यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट। अब आपको सी आउट का भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अब लास्ट जो हमारे लेक्चर का पार्ट है वो है कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंट है ये असाइनमेंट एक्सप्रेशन से या असाइनमेंट स्टेटमेंट से।
इसमें आपके पास क्या आएगा, अच्छा इसका पहले तो आप सिंटैक्स नोट कर लें। ये इसका सिंटैक्स है कि इसमें आपने पहले वेरिएबल नेम लिखना है। ये ओपी जो है इट रिप्रेजेंट्स एन ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर, यहाँ पे प्लस माइनस डिवीजन साइन वगैरह कोई भी साइन आ सकता है। फिर उसके बाद आपने एक इक्वल साइन डालना है। फिर अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे आपने स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना है। कैरेक्टर्स, वेरिएबल, इंटीजर्स जो भी लिखने हैं वो यहाँ एक्सप्रेशन में आ जाएंगे। अच्छा, अब कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन इज यूज टू ऐड, subtract, multiply, divide a value to or from a variable without writing the variable on either side। आप वेरिएबल ना लिखें हर बार, जैसा कि हम नॉर्मली लिखते हैं। जैसा कि हमें चाहिए x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एन, ठीक है, मतलब x के पास पहले कोई वैल्यू है, आप उसमें 9 ऐड करना चाहते हैं। आप उसको इस तरह नहीं लिखना चाहते बार बार, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस इक्वल्स टू 9। ये सिंटैक्स यही वाला है, वेरिएबल x लिखें, फिर ऑपरेटर लिखें प्लस का, फिर इक्वल्स लिखें, फिर 9 लिखें। तो ये इसका कहने का मतलब है कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन का। तो ये इसका सिंटैक्स था, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। पहले आपने वेरिएबल नेम लिखना है, ये नीचे एग्जांपल में देखें, पहले वेरिएबल नेम है, उसके बाद ऑपरेटर लिखना है, नीचे एग्जांपल्स में देखें प्लस माइनस स्टार स्लैश, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। फिर उसके बाद आपने एक्सप्रेशन लिखना है जो भी था आपका 9 टू पहले जो भी वैल्यू थी उसकी, और अब ऑपरेशन के बाद उसकी जो नई वैल्यू है वो भी जाके उसी को ही असाइन हो जाएगी। इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। एग्जांपल के तौर पे इसने कहा है कि टू ऐड 10 टू ए वेरिएबल एक्स वाई दैट ऑलरेडी हैज़ ए वैल्यू, द सिंपल अरिथमेटिक स्टेटमेंट इज रिटन एज एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 10। हमें पता है हमारे पास एक्स वाई एक वेरिएबल है, उसके पास जोन सी भी वैल्यू पहले मौजूद है, अब हमने उसमें 10 ऐड करना है, तो हम एक्स वाई में 10 को ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसको मोर कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन की अगर आपको कहा जाए फॉर्म में लिखें, तो आप क्या करेंगे, आप उसी को रिड्यूस कर लेंगे एक्स वाई। अब क्योंकि ऐड आ रहा है ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेशन प्लस का है, प्लस साइन लगाएंगे, इक्वल्स लगाएंगे 10। और इसी तरह से उसने और मज़ीद एग्जांपल दी हुई हैं कि अगर आप ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप उनको अलग अलग पूरा दोनों को ईदर साइड, दोनों साइड पे ना लिखें, आप उनको अलग अलग ऐसे लिख लें, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन कहलाता है। और इसका इन्होंने एक प्रोग्राम एग्जांपल के तौर पे जो यहाँ पे करवाया हुआ है वो मैं आपको भी बताती चलती हूँ। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू असाइन 3 वैल्यूज़ टू 3 इंटीजर टाइप वेरिएबल्स A, B and C, ऐड वेरिएबल्स A and B एंड मल्टीप्लाई देयर सम टू वेरिएबल C। यूज़ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। देखें ये वाला सवाल कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल किए बगैर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये एग्जांपल है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की, और आपको खास करके बता भी दिया गया है, जब कह दिया जाए कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है तो आपने इसी स्टेटमेंट को ही इस्तेमाल करना है। तो 3 आपने वेरिएबल्स पहले इंटीजर डिफाइन कर लिए A, B, C, और इनको वैल्यूज असाइन कर दी बाय यूजिंग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 6, C इज इक्वल टू 9। अब क्या है, उसने कहा कि इन तीनों का सम लेना है आपने, लेकिन आपने यूज़ क्या, आपने A और B को ऐड करना है और 3 मल्टीप्लाई करना है उनको C के साथ। तो ऐड करना है A प्लस B, जब मल्टीप्लाई C के साथ करेंगे तो हम आप कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, और मल्टीप्लाई का सिर्फ साइन लगाएंगे, इक्वल्स लगाएंगे A प्लस B। इसका यही मतलब होगा कि A प्लस B को पहले ऐड किया और C के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं मल्टीप्लाई किया, और इसका जो रिजल्ट होगा वो अगेन जाके C में सेव हो जाएगा, तो वो C को असाइन हो जाएगा, वो यहाँ लिखा। अब क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ चाहिए C की डायरेक्ट, तो हम इसको C आउट मतलब क्या प्रिंट आउट स्टेटमेंट के थ्रू रिज़ल्ट को हम प्रिंट करवा लेंगे, और वो यहाँ पे किसका रिजल्ट कहाँ मौजूद है, इस वक्त C में मौजूद है, तो ये C वेरिएबल हमने C वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसकी वैल्यू जो C के अंदर होगी वो प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगी। तो आज हमारा जो आज का लेक्चर था इनपुट स्टेटमेंट और प्लस असाइनमेंट स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस का, वो आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ ऑपरेटर्स मज़ीद, जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होंगे, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर विल कम टू एन एंड। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको आप अच्छे तरीके से कर लें, इनमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो आपने सारी करनी है।